वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी सॉलिड स्टेट का ये चौथा लेक्चर है और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूब। इससे पीछे वाले लेक्चर में पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूब का और पैकिंग एफिशिएंसी फेस सेंटर्ड क्यूब का कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोगों ने देखा था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे एक बॉडी सेंटर्ड क्यूब। ये एक पहले इस चैप्टर में क्यूब आपको बहुत बार बनाना पड़ता है, तो क्यूब बनाना आप सीख लीजिए। सबसे पहले एक स्क्वायर बनाना है और फिर जो है सो ऊपर। कोई आदमी नीचे भी बनाते हैं तो उससे भी बन जाएगा, बट मेरा हमेशा आदत है कि हम ऐसे ऊपर बनाते हैं, तो फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं। इसमें ये जो है सो हम लोगों का एक बॉडी सेंटर्ड क्यूब हो गया। और अब क्या है कि इसमें हम लोगों को नाम लिख देना है। जैसे यहाँ A है, B है, C है, D है, E है, F है, यहाँ पे G और यहाँ पे H लिख देते हैं। और बॉडी सेंटर्ड क्यूब में क्या है कि एक स्फेयर यहाँ रहेगा, एक कॉर्नर पे, और एक जो है सो इस दोनों कॉर्नर को मिलाने वाला जो डायगोनल रहेगा उसके सेंटर पे, मतलब एक स्फेयर यहाँ बीच में, फिर एक इस कॉर्नर पर और एक इस कॉर्नर पर। तो ये एक बॉडी सेंटर्ड क्यूब का हम लोगों का डायग्राम बन गया है। अब इसमें आपको क्या करना है कि थोड़ा सा ये इमेजिनेशन है। अगर आप एक क्यूब शेप के रूम में बैठे हुए हैं तो जस्ट ऊपर वाला जो कॉर्नर है रूम में उसको आप A कहेंगे और जस्ट उसके नीचे जो कॉर्नर है उसको H कहेंगे। और A के अपोजिट, A है छत के, मान लेते हैं कि ऊपर वाला रूम का जो छत है उसका कॉर्नर है, तो जस्ट अपोजिट इसके डायगनली नीचे जो ज़मीन पे सरफेस पे जो कॉर्नर होगा अपोजिट साइड में वो हो जाएगा D। तो यहाँ पर हम लोगों को A, D और ये H को D से अगर मिला दें तो हम लोगों को एक ट्रायंगल मिल जाएगा। A यहाँ से H को D से अगर मिला दें तो आपको एक ट्रायंगल इसमें मिलेगा जिसमें यहाँ A है, यहाँ H है और यहाँ D है। तो एक चीज़ तो आप देख लीजिए कि A और H जो है वो क्यूब का लंबाई है, तो क्यूब का लंबाई हम लोग स्मॉल a से डिनोट करते हैं। फिर ये जो H और D है, तो इस डायग्राम में आपको ये जो H, C, D और E, ये जो एक सरफेस है, दिस सरफेस इज़ द सरफेस ऑफ अ क्यूब। और एक क्यूब का सरफेस क्या होता है? स्क्वायर। तो ये स्क्वायर का डायगोनल है HD। और इसके बारे में हम लोगों ने फेस सेंटर्ड क्यूब के पैकिंग एफिशिएंसी के कैलकुलेशन में कैलकुलेट किया था कि किसी स्क्वायर का जो डायगोनल है वो √2a होता है। तो HD का लंबाई हो जाएगा यहाँ पे √2a। इस कैलकुलेशन को अगर आप देखना चाहते हैं तो पीछे वाले वीडियो में, जो 3rd वीडियो है सॉलिड स्टेट का, उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर a है, यहाँ √2a है, ये वाला हम लोगों को फाइंड करना है। तो यहाँ आप आराम से कह सकते हैं कि जो AD का स्क्वायर है ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम लोग कह देंगे सीधा A स्क्वायर और फिर √2a का स्क्वायर। तो a स्क्वायर रहेगा, √2 का हो जाएगा 2a स्क्वायर, दैट इज़ ये मिला के हो गया 3a स्क्वायर। और ये 3a स्क्वायर क्या चीज़ है? तो AD है, AD का स्क्वायर है। और सिर्फ AD निकालना होगा तो इसका भी रूट कर देंगे और इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आता है AD आपका √3 × a। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ जो AD आपको लंबाई दिख रहा है A से लेकर के D तक, तो उसमें आपको 3 स्फीयर दिख रहा है। तो ये वाला स्फीयर का तो दोनों रेडियस शामिल होगा, यहाँ पे एक रेडियस, यहाँ पे एक रेडियस। फिर यहाँ जो D वाला सरफेस कॉर्नर है यहाँ पे एक रेडियस और यहाँ पे एक रेडियस। तो टोटल एक रेडियस यहाँ, एक रेडियस यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो टोटल इस A और D पे आपको रेडियस अगर R से डिनोट करें हम लोग तो 4R टोटल यहाँ पे आ रहा है। दैट इज़ ये जो क्यूब का बॉडी डायगोनल है, दिस बॉडी डायगोनल इज़ इक्वल टू 4R। और यहाँ दोनों रिलेशन को अगर हम लोग एक साथ लिख दें तो 4R = √3a। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हम लोगों का रिलेशन है जिसका इस्तेमाल करेंगे। हम लोगों ने अभी डिराइव किया कि 4R = √3a। और पैकिंग एफिशिएंसी जो बॉडी सेंटर्ड क्यूब का है उसमें फार्मूला हम लोग लिखेंगे Z वॉल्यूम ऑफ
स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। तो बॉडी सेंटर्ड के लिए z का वैल्यू 2 होगा और स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा और क्यूब का वॉल्यूम जो है सो a क्यूब रहता है। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि 4r = √3a, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a = 4r/√3। तो अगर a क्यूब करेंगे तो फिर इसका क्यूब कर देंगे, तो इसका क्यूब क्या आएगा, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 4 का क्यूब हो जाएगा 64 r क्यूब और √3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 3√3। तो यहाँ पर डायरेक्ट a क्यूब के बदले हम ये वैल्यू रख दें अगर, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 4 × 2 कर देंगे तो 8 पाई r क्यूब बाई 3 और इधर नीचे हो जाएगा 64 r क्यूब बाई 3√3 × 100। तो इतना चीज़, और फिर इसको आगे सॉल्व करें, हमको बोर्ड में टाना पड़ेगा। तो हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं, आपको वीडियो रोक करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर नोट भी कर सकते हैं। तो इसको अरेंज करें अगर हम, तो ये मेरा पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगा 8 पाई r क्यूब बाई 3 इंटू 3√3 बाई 64 r क्यूब इंटू 100। तो r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 8 से इसको काट देंगे 8 हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ऊपर आपके पास बचेगा पाई √3 और नीचे 8 × 100। अब पाई का वैल्यू आप रख देंगे 3.13, पाई का वैल्यू 3.14 सॉरी, √3 का वैल्यू 1.73, 8 × 100। सॉल्व करेंगे तो ये 68% आपको आ जाएगा। और वाइड अगर निकालना है तो 100 - 68 कर देंगे, 32 हो जाएगा। ये हम लोगों का था पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब का। और इसके बाद आगे जो है सो हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं जिस ऑर्डर में, ये ऑर्डर जनरली आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। मेरा पर्पस ये है कि जितना न्यूमेरिकल वाला सेक्शन है उसको पहले एक जगह इकट्ठा कर लें और फिर थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो इसके बाद हम लोग आज ही इसी वीडियो में अभी देखेंगे हम लोग कि सॉलिड का डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कितने टाइप के होते हैं और कुछ न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो किसी भी चीज़ का, चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो, उसका डेंसिटी निकालने का जो जनरल फार्मूला हम लोगों के पास होता है उसमें कहते हैं कि मास बाई वॉल्यूम, ये जो है सो फार्मूला है डेंसिटी का। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि क्यूबिक सॉलिड है, तो क्यूबिक सॉलिड में एक्चुअली जो मास ऑफ द क्यूब होगा वो किसकी वजह से होगा, तो जो क्यूब के कॉर्नर्स पे या फिर फेस सेंटर्स पे या फिर बॉडी सेंटर्स पे जो एटम प्रेजेंट होता है उसकी वजह से मास होता है। और वॉल्यूम किसकी वजह से होगा, तो क्यूब है तो क्यूब का जो एज लेंथ है उसका क्यूब कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो मास किसकी वजह से, तो जो नंबर ऑफ़ एटम्स है वो और उस एक एटम का मास वो मास हो जाएगा, और वॉल्यूम तो क्यूब का वॉल्यूम। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसको हम लोग अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लिया कि लेट द मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास हम मान लेते हैं कि ये स्मॉल m होता है। देन द मास ऑफ z एटम्स का मास अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो कहेंगे m × z। ये z क्या है, तो रैंक, जिसको सेल कंटेंट कहते थे, जो सिंपल क्यूब के लिए 1 होता है, बॉडी सेंटर्ड के लिए 2 होता है और फेस सेंटर्ड क्यूब के लिए 4 होता है। फिर हम लोगों का जो मास ऑफ 6.02 × 10⁻23 एटम्स अगर हो जाए, तो इतना जो एटम्स का नंबर है, इस नंबर को हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। Na से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर का मतलब 1 मोल। तो 1 मोल एटम्स का मास अगर कभी निकालना हो तो दैट इज़ इक्वल्स टू मोलर मास। ये आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, और मोलर मास को हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे।
मास ऑफ वन एटम को स्मॉल m से डिनोट करेंगे और मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू मोलर मास। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि मोलर मास जो है सो इक्वल है किसके, तो स्मॉल m इंटू एवोगाड्रो नंबर। मोलर मास इक्वल्स टू एक एटम का मास इंटू एवोगाड्रो नंबर। ये चीज़ क्लियर है आपको। तो आगे इसमें जो है सो हम लोग आगे क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आगे इसमें ये जो कैपिटल M लिखा हुआ है m इंटू NA, तो सिर्फ अगर स्मॉल m हम निकालना चाहें तो स्मॉल m इक्वल्स टू क्या कर देंगे, कैपिटल M बाई NA। ये कैपिटल M मोलर मास और ये NA एवोगाड्रो नंबर। अब जो डेंसिटी था, डेंसिटी में हम लोग क्या, यहाँ आपको दिख रहा है कि जो कैपिटल M मोलर मास है वो स्मॉल m इंटू एवोगाड्रो नंबर है। तो अगर स्मॉल m हम लोग लिखना चाहें तो मोलर मास बाई एवोगाड्रो नंबर ऐसा लिख सकते हैं। और डेंसिटी हम कह रहे थे कि क्या होगा, डेंसिटी होगा मास बाई वॉल्यूम। और मास जो एक एटम का मास था वो था स्मॉल m, और z नंबर ऑफ एटम्स का मास अगर हम लोग कहें तो हम लोग कहेंगे z इंटू स्मॉल m। और नीचे वॉल्यूम जो है सो क्यूब का, तो वो हो जाएगा एज लेंथ का क्यूब, a क्यूब हो जाएगा ये। और स्मॉल m अभी दिख रहा है कि क्या है, कैपिटल M बाई NA। तो स्मॉल m के बदले हम लोग कैपिटल M बाई NA ऐसा अगर रख दें तब हम लोगों का ये जो फार्मूला है ये बदल जाएगा। कैसे, तो D फॉर डेंसिटी है, Z रहेगा, स्मॉल m के बदले हम लोग लिख देंगे m बाई NA, और ये a क्यूब तो जैसे था वैसे ही रहेगा। तो ये आपके पास डेंसिटी कैलकुलेशन का जो है सो फार्मूला आ जाता है। अब इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आपसे जनरली 5 टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। कोई भी आदमी देख सकता है कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5 डिफरेंट चीज़ है, तो उस पाँचों में से किसी का वैल्यू कैलकुलेट करने को पूछा जाएगा। 4 चीज़ आपको दे करके, जैसे कभी डेंसिटी कैलकुलेशन आ जाएगा, कभी Z कैलकुलेशन आ जाएगा, कभी मोलर मास कैलकुलेशन आ जाएगा, और कभी कभी तो एवोगाड्रो नंबर कैलकुलेशन भी आ जाएगा। एक्चुअली एवोगाड्रो नंबर का जो वैल्यू है वो भी इस फार्मूला से निकाला जाता है। और a क्यूब से एज लेंथ निकाला जा सकता है, और फिर एज लेंथ से रेडियस ऑफ द स्फीयर जो उसमें क्यूब में प्रेजेंट होगा वो भी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो टोटल 5 टाइप तो ये दिखा, और एक रेडियस, तो 6 टाइप का क्वेश्चन इससे बनता है। इससे रिलेटेड अभी जो है सो हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाएंगे। और उस क्वेश्चन बनाने के पहले कुछ थ्योरेटिकल बात है जो हम आपको बता दें। थ्योरेटिकल बात क्या, कि जो मोलर मास है उसको जनरली आप मोलर मास को ग्राम पर मोल में लेंगे। फिर जो आपके पास एज लेंथ आएगा तो एज लेंथ को आप सेंटीमीटर में लेंगे। क्वेश्चन में क्या रहेगा, जनरली पिकोमीटर में दे देता है, तो पिकोमीटर को आप कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में। फिर जो आपका डेंसिटी आएगा वो डेंसिटी आएगा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। ये जो है सो आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे बुक्स में ये जो फार्मूला है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके मीटर से सेंटीमीटर ये सब रहता है, 10⁻³ ये सब इंटू करने को, लेकिन वैसा कुछ नहीं करना है। आप शुरुआत में जो क्वेश्चन मिले आपको उसी में आप चेक कर लीजिएगा कि मोलर मास ग्राम पर मोल में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। दूसरा, एज लेंथ सेंटीमीटर में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अगर नहीं है तो उसको सेंटीमीटर और मोलर मास को ग्राम पर मोल में चेंज कर लीजिए, और तब आपका डेंसिटी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में आ जाएगा। अभी एक छोटा सा सवाल हम लोग बनाएंगे। जैसे बोला गया कि मोलर मास ऑफ अ फेस सेंटर्ड cubic solid is 60.2 gram per mole if its edge length is 400 picometer. Calculate its density. डेंसिटी मतलब सॉलिड का डेंसिटी आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको मोलर मास दिया हुआ है ग्राम पर मोल में, और FCC सॉलिड दिया हुआ है, तो यहाँ से Z का वैल्यू 4 होगा, और एज लेंथ दिया हुआ है 400, लेकिन पिकोमीटर में दिया हुआ है। तो इस पिकोमीटर को पहले हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 400 पिकोमीटर, पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻12 मीटर, और इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे
तो इस 400 में 2 ज़ीरो और बढ़ा देना होगा, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 ज़ीरो क्या है, प्लस में है, और यहाँ पे 12 ज़ीरो जो है सो माइनस में है। तो ये आपका सॉल्व होकर के आ जाएगा 4 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। एज लेंथ हम लोगों का सेंटीमीटर में आ गया। बाकी सब ठीक दिया हुआ है। मोलर मास 60.2 ग्राम पर मोल में दिया ही हुआ है। तो अब हम लोग इसका इस्तेमाल करके सवाल को बना सकते हैं। डेंसिटी हम लोगों का है Z × m/Na × a³। तो यहाँ Z का वैल्यू 4 क्यों लिए, क्योंकि FCC सॉलिड है। मोलर मास दिया हुआ है 60.2 और यहाँ Na का वैल्यू है 6.02 × 10⁻23 और जो एज लेंथ है वो है 4 × 10⁻⁻8 और इसका क्यूब। तो ये 6.02 से 60.2 कट जाएगा 10 टाइम्स में, तो ऊपर आपको मिल जाएगा 40 और नीचे 10⁻23 यहाँ पर लिख देंगे। उसके अलावा 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और फिर ये जो है 10⁻⁻8 इसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा -24। तो इसको अगर आप आगे सॉल्व करें तो 10⁻23 ज़ीरो है यहाँ प्लस में और 24 ज़ीरो है माइनस में, तो 10⁻⁻1 बचेगा। ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा हम लोगों का 400 और नीचे हो जाएगा 64। 400/64 आया, 4 से अगर इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 100/16 दैट इज़ 6.25 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर जो है सो इसका यूनिट हो जाएगा। यही हम लोग डेंसिटी वाला फार्मूला और उस पर न्यूमेरिकल बनाए। और अब हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट जो कह रहे थे हम आपको पूरी तरह से थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें आगे न्यूमेरिकल बहुत कम है। तो इसमें आगे हम लोगों को अभी जानना है पैकिंग इन 1 डायमेंशन। जैसे आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में मोशन इन 1 डायमेंशन, तो सीधे लाइन पे जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो उसको हम लोग कहते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन, दाएँ बाएँ नहीं मुड़ना है। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोगों का जो पैकिंग इन 1 डायमेंशन होगा उसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट होगा उसको हम लोग देखें अगर, तो सभी एटम्स का जो सेंटर है उसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो इसके सारे सेंटर्स एक स्ट्रेट लाइन पर आपको मिलेंगे। तो ये मोशन इन 1 डायमेंशन के जैसा जैसे स्ट्रेट लाइन मिलता था उसमें, वैसे यहाँ पे पैकिंग इन 1 डायमेंशन मिल रहा है। और यहाँ एक टर्म हम लोगों को जानना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर एक टर्म जो है सो हम लोगों को इसमें जानना है। कोऑर्डिनेशन नंबर साधारण मतलब किसी एटम का पड़ोसियों का संख्या, और वो पड़ोसियों का संख्या क्या, तो जो नियरेस्ट पड़ोसी होगा, जो सबसे नज़दीक वाला नेबर होगा उसका नंबर। तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग मान लेते हैं कि इस एटम के बारे में बात करें तो इसका जो सबसे नियरेस्ट नेबर है वो एक इधर है और एक इधर है, तो 2 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स। और इस जगह पे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पूछा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कहेंगे कि 2 होता है। ये था पैकिंग इन 1 डायमेंशन। अब हम लोगों को पढ़ना है पैकिंग इन 2 डायमेंशन। पैकिंग इन 2 डायमेंशन में 2 तरह का पॉसिबिलिटी है। पहले हम एक तरह का बनाएंगे स्ट्रक्चर, फिर दूसरे तरह का। तो यहाँ पे क्या है कि 2 डायमेंशन कहने का मतलब होगा कि 2 एक्सिस होगा। तो जैसे एक एक्सिस इधर हम बनाए तो ये आप देख लेंगे जैसे पैकिंग इन 1 डायमेंशन हम लोगों ने पढ़ा था, तो अभी तक तो वो पैकिंग इन 1 डायमेंशन ही दिख रहा है। 2 डायमेंशन में जस्ट इसके नीचे हम लोग क्या करते हैं कि स्फीयर्स को ड्रॉ करते हैं। जस्ट इसमें स्फीयर्स के नीचे यहाँ पे एक और लेयर हम बना दें तो यहाँ आपको हर जो स्फीयर है उसका सेंटर दिखेगा कि जैसे इसका इधर अगर हम लोग चेक करें या इसका इधर चेक करें तो सब एक लाइन में अरेंज्ड है। अगर इस लेयर का नाम हम ए कहते हैं तो इसका नाम भी ए ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर इसके सेंटर के सामने आ रहा है, इसका भी जो है सो नाम ए ही रहेगा। तो इसमें आपको पैकिंग ए टाइप का पैकिंग होगा, पहली बात। दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन नंबर, जो पड़ोसियों की संख्या थी उसके बारे में बात करें। किसी एक एटम को हम लोग सेलेक्ट कर लें, जैसे इस एटम को हम सेलेक्ट करें तो इससे जो कनेक्टेड एटम्स है वो एक ये है ऊपर, एक ये है नीचे, एक इसके ये राइट साइड में और इसके ये लेफ़्ट साइड में।
और इन सबों को अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें तो आपको यहाँ पे एक स्क्वायर बनता हुआ दिखेगा, इसलिए इस पैकिंग को हम लोग कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा 4। तो ये आपको स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 दिख रहा है, ये सिचुएशन है स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन का एक एग्जाम्पल है। पैकिंग इन 2 डायमेंशन का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, उसमें डायग्राम जो अभी हम बनाएंगे उसमें थोड़ा सा आपको पिछले वाले से डिफरेंस दिखेगा। जैसे उसमें क्या था कि इसके जस्ट सामने हम लोगों ने स्फीयर को ड्रॉ कर दिया था, तब वो बन गया था स्क्वायर क्लोज पैकिंग। लेकिन यहाँ पे ये जो 2 स्फीयर का एटम है, इस दोनों के बीच में जो ये गड्ढा है, इसमें बनाएंगे हम लोग एक स्फीयर, फिर इसमें यहाँ पे एक स्फीयर, फिर यहाँ एक स्फीयर, फिर ऐसे इस तरह से, और फिर इसमें आगे जो है सो हम लोग यहाँ पे ऐसे ही जो कंस्ट्रक्शंस है गड्ढा है उसमें बना रहे हैं। तो ये आपको ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि इस एटम का सेंटर इससे नहीं मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। और इसका फिर इसके नीचे अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तब ये वाला जो एटम है इसका सेंटर आपको दिखेगा कि ये थर्ड वाला है। ये लेयर अगर ए है तो फिर ऐसा लेयर ये है, और ये लेयर अगर बी है तो फिर ऐसा लेयर ये है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ये जो पैकिंग है ये ए बी टाइप का पैकिंग है। एक चीज़ तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर के अगर बारे में बात करें तो जैसे यहाँ पर एक एटम हम लोगों के पास है, तो इसके कांटेक्ट में आपको दिख रहा है कि एक ये एटम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो टोटल 6 जो है सो आपको एटम दिख रहा है। और इन सबों को अगर हम लोग ज्वाइन करें तो यहाँ फॉर्म होता है एक हेक्सागन, इसलिए इस तरह के पैकिंग को हम लोग कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये कहलाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का इसमें 2 डायमेंशन में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपको क्लियरली दिख रहा है कि 6 है। तो ये 2 डायमेंशनल पैकिंग में 2 पॉसिबिलिटी है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग वेयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 4 एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वेयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 6। इसके अलावा अब हम लोगों को पैकिंग इन 3 डायमेंशन जानना है, तो पैकिंग इन 3 डायमेंशन को लिखते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा हम आपको 3 डायमेंशन में तो नहीं समझा पाएंगे। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड किसको कहते हैं ये जानना ज़रूरी है हम लोगों के लिए। टेट्राहेड्रल वॉइड या टेट्राहेड्रल होल भी कहते हैं। तो इसमें बताया गया कि आप क्या कीजिए कि 3 स्फीयर ऐसे रखिए, 3 स्फीयर को आप पहले फर्स्ट लेयर पे रख दीजिए, और उसके बाद ये तीनों स्फीयर से जो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, कैसे एक ट्रायंगल बनेगा, ये जो कंस्ट्रक्शन, ये जो 3 स्फीयर के रखने के बाद जो गड्ढा बनेगा उसमें एक चौथा स्फीयर को रख दीजिए। तब भी ये यहाँ पे क्या होगा कि एक छोटा सा खाली स्पेस आपको दिखेगा, उसी को हम लोग कह देते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड या टेट्राहेड्रल होल। तो टेट्राहेड्रल होल कैसे बना, तो 4 स्फीयर को हम लोग रखेंगे 3 डायमेंशन में। 4 स्फीयर को 3 डायमेंशन में कैसे रखेंगे, तो 3 स्फीयर नंबर 1 2 3 रख दीजिए, और उसके बाद चौथा उसके ऊपर से रख दीजिए। जैसा आप अरेंजमेंट देखते होंगे कि फल वाला जो ठेला पे फल बेचते रहता है, तो सेब वाला, संतरा वाला, तो पहले 1 2 3 4 5 पहले एक लेयर बनाता है, फिर हर 3 जो संतरा है या जो का एप्पल है उसके 3 के बीच में एक गड्ढा रहता है, उसमें चौथा रखता है। तो अगर आप 4 संतरा या 4 सेब को लेकर के देखेंगे तब आपको उसके बीच में जो खाली स्पेस है वही टेट्राहेड्रल वॉइड बनता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद जो है सो हम लोग जानेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है उसको समझ लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड या फिर ऑक्टाहेड्रल होल भी कहते हैं। इसमें बताया गया कि जैसे आप ये 3 स्फीयर ले लीजिए और फिर जो है सो 3 स्फीयर और ले लीजिए, लेकिन दोनों का जो सेटिंग है वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिख रहा होगा। जैसे यहाँ ऐसे ट्रायंगल दिख रहा है तो ये उल्टा, और यहाँ दिख रहा है कि ये सीधा। इस दोनों को ओवरलैप करवाएं, तो इस दोनों को अगर आप ओवरलैप करवाएंगे तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल है जो ऐसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। इन सबों के बीच में जो ये खाली स्पेस बचेगा, ये जो पॉइंट्स है ये क्या है, तो स्फीयर्स का सेंटर है। तो ये जो खाली स्पेस बचा है यही है हम लोगों का ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनने में टोटल 3 और 3 6 स्फीयर को आपको 2 डायमेंशन में रखना पड़ेगा। और इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने में थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि
3 डायमेंशनल चीज़ है, और उसके लिए अगर हम लोगों के पास स्फीयर्स होता, मॉडल होता, तो हम आपको अच्छे से बता सकते थे। अदरवाइज़ इतना से आपका काम क्या होगा, चल जाएगा। इस नॉलेज का हम लोगों को क्या ज़रूरत है, उसके लिए थोड़ा सा हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं और थ्योरी। जैसे 2 डायमेंशन में हम लोगों ने 2 तरह का पैकिंग पढ़ा था, एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो अभी स्क्वायर क्लोज पैकिंग हम आपको बताएं क्या था। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हम लोगों के पास ऐसे एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा था। मान लेते हैं कि ऐसे जो है सो एक स्क्वायर लिया और एक और स्क्वायर हम लोग लेते हैं। तो एक और स्क्वायर में क्या होगा, फिर से 4 स्फीयर आया, और अब इस चारों स्फीयर में क्या करते हैं, मान लेते हैं हम लोगों के पास यहाँ पे एक स्क्वायर है, तो यहाँ हम ड्रॉ कर दिए कि एक स्क्वायर अपने पास ये है और एक स्क्वायर जो है सो ये, और इस दोनों स्क्वायर को हम मिला दें। कैसे, तो जैसे ये 4 स्फीयर का सेट आपके पास है और ये 4 स्फीयर का सेट है, तो इसको इसके ऊपर रख दीजिए। 4 बॉल मान लेते हैं और 4 बॉल ये है, इस चारों बॉल को उठा के इसके ऊपर रख दीजिए। तो कैसा दिखेगा, तो 2 स्क्वायर को मिलाने से जो हम लोगों का स्ट्रक्चर बनेगा वही आपको दिखेगा। अभी इस दोनों को हम 3 डायमेंशन में जब रखेंगे तब ये सिचुएशन कैसा होगा, तो आप देखेंगे कि ये ऐसा 2 स्क्वायर ही बनाए, एक स्क्वायर ऐसे एक स्क्वायर ऐसे, लेकिन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है, तो एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये। तो अब आप आसानी से देख सकते हैं कि जब 2 स्क्वायर को हम लोगों ने रखा तो ये हम लोगों को क्या मिला, क्यूब मिला। मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो 2 डायमेंशन में था, अगर इसको हम लोग 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्फीयर्स रहेगा, ये स्फीयर सब अब क्या बनाएगा, तो ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाएगा, क्यूब बन गया। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो है सो क्या है, 2 डायमेंशनल है, और ये कन्वर्ट हो जाता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जब इसको 3 डायमेंशन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तब। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस डायग्राम से ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वैसे ही हेक्सागोन के साथ क्या होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में है, और उसको जब आप 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे तब भी वो नाम उसका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ही रहेगा। बस क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 डायमेंशन में HCP का होता है 6, और जब वो 2 डायमेंशन के बदले 3 डायमेंशन में हो जाएगा तब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12। तो आपको 2 तरह का पैकिंग मिला 3 डायमेंशन में, एक तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस दोनों से रिलेटेड और टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड से रिलेटेड इन सबों को कंबाइन करके हम लोगों से कुछ सवाल पूछा जाता है, और उन सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोगों को कुछ जो है सो ज़रूरत पड़ता है थ्योरी का। तो वो थोड़ा सा थ्योरी हम आपको अभी बता दे रहे हैं। सॉलिड स्टेट चैप्टर जो है सो बहुत इमेजिनेटिव चैप्टर है, और अगर आपके पास वो मॉडल या फिर जो एटम्स है वो सारा क्यूब वगैरह सब नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं बोर्ड पे ऐसे ही बताने का। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट जो है सो बात है जिसको कि नोट कर लेना है। नोट क्या कर लेना है कि इफ़ द नंबर ऑफ एटम्स forming CCP or HCP lattice is equals to n। अगर आपके पास जो CCP या HCP बनाने वाला जो एटम्स है उसका नंबर अगर n होगा तब जो है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल हो जाएगा 2n के, एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएगा n के। और टोटल अगर नंबर पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स क्या होगा, तो दैट विल बी 2n + n, दैट इज़ 3n। वो 3n के इक्वल हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इससे रिलेटेड हम लोगों के पास कई सारा सवाल होता है, तो उसके बारे में जो है सो आगे हम लोग पढ़ेंगे।